अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिंदगी के मोड़ भी बड़े ही निराले होते हैं। सिद्धांत को लगा था कि उसकी सबसे बड़ी मुसीबत टल चुकी है, मगर वो ये नहीं जानता था कि मुसीबत टली नहीं थी बल्कि शुरू होने वाली थी। दूर कहीं जंगल में एक बड़े ज्वालामुखी के अंदर लावा उबल रहा था। ज्वालामुखी के मुंह से धुआं निकल रहा था। अगर कोई इस वक्त उसके अंदर झांक कर देखेगा तो वो ज्वालामुखी के अंदर एक बड़े पत्थर पर एक आदमी के शरीर को पड़ा हुआ पाएगा। उस आदमी का शरीर उबलते हुए लावा से ज्यादा दूर नहीं था। आग की लपटें इस तरह उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी जैसे कि वो उसे पूरी तरह से जला देना चाहती हो। उस आदमी की आंखें बंद थी। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो अपनी जान खो चुका, मगर पास जाने पर देखने से मालूम चल जाएगा कि उसकी सांसें अभी थमी नहीं थी। उसका सीना अभी भी मध्यम सांसों के साथ फूल रहा था। अचानक से ज्वालामुखी के पास कुछ कदमों की आवाज आई। एक बूढ़ा साधु जिसकी कमर उम्र के कारण झुक गई थी, वो लकड़ी के सहारे उस ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहा था। उसके कंधे पर एक थैला टंगा हुआ था। वो समय समय पर झुककर उस थैले में जड़ी बूटियां भरता जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद अचानक से वो ज्वालामुखी की दीवार के सामने रुक गया। उसने वहां उगी हुई झाड़ियों को अपने हाथ से दूर किया। अगले ही पल उस दीवार के पीछे एक गुफा नजर आने लगी। वो साधु तुरंत गुफा के अंदर चला गया। वो इसी गुफा का इस्तेमाल करके हर महीने ज्वालामुखी की स्थिति देखने आता था। वो अपने मंत्र जपते हुए गुफा में अंदर बढ़ा, मगर तभी अचानक से उसके कदम रुक गए, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। एक पल के लिए वो साधु चौंक गया, मगर उसने तुरंत अपने कदम आगे बढ़ाए और उस आदमी के पास पहुंचा। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण दुष्यंत के सर पर चोट आई थी। इतना ही नहीं, उसके हाथ पैर भी बुरी तरह से छिल गए थे। उस साधु ने नीचे झुककर दुष्यंत के सीने में कान लगाकर सुना। जब उसे दुष्यंत के दिल की धड़कन सुनाई दी, वो अपने अचंभे को रोक नहीं पाया। उस साधु ने ज्वालामुखी के ऊपर देखा। एक बात तो पक्की थी कि उसके सामने जो आदमी पड़ा हुआ था वो ऊपर से नीचे आकर गिरा था, मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि वो अभी भी जिंदा था। उस साधु ने समय बर्बाद नहीं किया। भले ही वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके शरीर में अभी भी ताकत बाकी थी। उसने अपनी लकड़ी नीचे जमीन पर रखी और झुककर दुष्यंत को अपनी पीठ पर उठा लिया। वो तुरंत गुफा से बाहर निकला और उसके दरवाजे को कवर करने के बाद वो दुष्यंत को लेकर वहां से चला गया। जहां सिद्धांत ने सोचा था कि अब उसे सिर्फ जयंत के एक ही रूप से लड़ना होगा, वहीं उसकी मुसीबत अब बढ़ने वाली थी, क्योंकि वो जानता नहीं था कि अब उसके सामने दुष्यंत का कौन सा रूप आने वाला था। साधु की कुटिया थोड़ी दूर ही बनी हुई थी। उसने दुष्यंत को घास फूस से बने हुए बिस्तर पर लिटाया और अपने झोले से जड़ी बूटी निकालकर उसकी देखभाल करने लगा। ऐसा करते हुए उस साधु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, मगर कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कुराहट के पीछे की क्या वजह थी। वहीं दूसरी ओर आर्यन और वंदिता एक दूसरे के बिना एक पल भी रहने के लिए तैयार नहीं थे। जब से दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया था, तब से ही उन्हें कुछ और अच्छा नहीं लगता था। वो आर्यन, जो कि हर रोज किसी ना किसी को मारता हुआ नजर आता था, वो अब अपना समय राजकुमारी वंदिता के साथ बगीचे में फूल तोड़ते हुए बिताता था। जहां एक तरफ आर्यन के लिए दुनिया रंग बिरंगी हो गई थी, वहीं जयंत को उसका बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। न जाने क्यों जयंत के मन में एक शक उठ रहा था कि कहीं ना कहीं आर्यन उन्हें धोखा दे रहा है। कल की ही बात थी जब उसने आर्यन को सुबह सुबह कहीं जाते हुए देखा था। जब उसने आर्यन से पूछा कि वो इतनी हड़बड़ी में कहां जा रहा है, तो उसने जयंत से कहा कि वो किसी हथियार को खरीदने जा रहा है, जो कि बाजार में बहुत जल्द बिक जाता है।
मगर जब जयंत थोड़ी देर बाद बाजार में आर्यन को ढूंढने गया तो उसे आर्यन कहीं भी नजर नहीं आया। इस बात के बाद जयंत आर्यन की हर एक हरकत को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। अब आर्यन के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट रहती थी जो कि उसने बचपन से आज तक कभी नहीं देखी थी। आज सुबह की ही बात ले लो, नितिन और आर्यन के बीच का रिश्ता हमेशा कड़वाहट से भरा रहता था, मगर आज जब नितिन ने आर्यन को ताने मारे तो आर्यन ने उसे हंसकर माफ कर दिया। उसने आज तक ऐसा नहीं किया था। जब भी नितिन आर्यन की लीडरशिप को क्वेश्चन करता था तो आर्यन उसे सबक सिखाता ही था। इन्हीं कुछ बातों के कारण जयंत का मन बहुत ही विचलित था। इसलिए आज जब आर्यन दोबारा से हड़बड़ी में कहीं जाने लगा तो जयंत ने उसका साइलेंटली पीछा करना शुरू कर दिया। अगर ये पहले वाला आर्यन होता तो वो बहुत ही चौकन्ना होता और जान जाता कि जयंत उसका पीछा कर रहा है, मगर आज वो अपने ही ख्यालों में नजर आ रहा था। जयंत ने देखा कि कैसे आर्यन का घोड़ा राजमहल की तरफ बढ़ रहा था। राजमहल के बाहर पहुंचते ही जयंत ने देखा कि कैसे एक छोटे से दरवाजे से कोई अनजान लड़की अपना मुंह कवर करके बाहर आ रही थी। अगले ही पल आर्यन ने उस लड़की को अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया। ये देखकर जयंत और भी चौंक गया, क्योंकि आर्यन दिन में कभी भी किसी भी लड़की से नहीं मिलता था। कुछ दूर चलने के बाद उस लड़की ने अपने मुंह पर बांधा कपड़ा हटा दिया। उसका चेहरा देखते ही जयंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी वंदिता थी, जो इस वक्त आर्यन की तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। मगर जयंत का खून गुस्से से तब खौल उठा जब आर्यन भी उसकी तरफ प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ देखने लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जानता था कि उसने और भूषण ने आर्यन पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की थी। वो तुरंत अपने कदम मोड़कर वहां से चला गया। वो जानता था कि उसे जल्द से जल्द ये सब रोकना था। पिछले कुछ दिन आर्यन के लिए खुशियों से भरे हुए थे। उसे लग रहा था कि जिंदगी में पहली बार उसने समझा था कि खुशी क्या है। राजकुमारी वंदिता ने उसके दिल में एक ऐसी जगह बना ली थी जिसे वो चाहकर भी खाली नहीं कर सकता था। वो हर रोज अभ्यास का बहाना बनाकर नदी किनारे जाते थे। नदी के ठंडे पानी में पैर डालकर वो न जाने कितने घंटे यूं ही बात करते हुए निकाल देते थे। मगर राजकुमारी वंदिता के साथ बिताया हुआ हर एक दिन आर्यन को सिर्फ एक पल की तरह लगता था। हर दिन की तरह आज भी वो राजकुमारी वंदिता के साथ समय बिताने के बाद अपने अड्डे पर पहुंचा। मगर जैसे ही वो अपने टेंट में अंदर गया, अंदर एक परछाई को देखकर वो चौंक गया। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके सामने जयंत बैठा हुआ था। मोमबत्ती की रोशनी में जयंत का चेहरा बड़ा ही अजीब सा नजर आ रहा था। अरे आर्यन, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जयंत ने आर्यन को अपने बाजू में बैठने को कहा। न जाने क्यों आज आर्यन के दिल में जयंत को देखकर अच्छी भावना नहीं आ रही थी। वो बचपन से ही जयंत को किसी भगवान की तरह पूजता था, उसकी हर बात मानता था। इसलिए उसने कहा, क्या हुआ भैया, आप बहुत ही परेशान नजर आ रहे हैं। जयंत ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे चिंता हो रही है। हमारे हाथ से समय निकलता जा रहा है। तुम हमारे मकसद को क्या अंजाम देने वाले हो। उसका सवाल सुनते ही आर्यन के चेहरे की रंगत उड़ गई। पिछले कुछ दिनों में वो अपनी भावनाओं में इतना उलझ गया था कि वो अपने मकसद के बारे में पूरी तरह भूल चुका था। राजकुमारी वंदिता की आंखों में अपने लिए प्यार देखने के बाद वो ये भूल चुका था कि वो किस वजह से उसके पास गया था। जैसे ही जयंत ने उसे सच्चाई के सामने लाकर खड़ा किया, आर्यन की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे जिस लड़की को मारने के लिए भेजा गया था वो उसी के प्यार में गिर गया था। आर्यन राजकुमारी वंदिता को मारने के बारे में जिंदगी में भी नहीं सोच सकता था। अब वो उसकी जिंदगी का एक इतना बड़ा हिस्सा बन गई थी जिसे आर्यन शायद ही अपनी जिंदगी से निकाल पाए। उसका सन्नाटा जयंत को उसका जवाब दे चुका था। जयंत तुरंत बोला, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए। तुम ये कर पाओगे ना, नहीं तो मैं किसी और से कहकर राजकुमारी वंदिता का काम तमाम करवा देता हूं। जयंत की बात सुनते ही आर्यन का खून खौल उठा।
वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते भैया। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे एहसास हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जयंत की बाज जैसी पैनी नजर उसे देख रही थी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहीं तुम उस राजकुमारी वंदिता के प्यार में तो नहीं पड़ गए? जयंत का हर एक शब्द आर्यन के दिल पर वार कर रहा था, मगर वो जानता था कि इस समय होश खोने से कितना बड़ा तूफान आ सकता है। इसलिए उसने अपने आप को संभाला और बोला, मेरा वो मतलब नहीं था। आप भी भैया कैसी बातें करते हैं? मैं और राजकुमारी वंदिता के प्यार में पड़ जाऊं? कभी नहीं। मुझे अपना मकसद बहुत अच्छे से याद है। जयंत की पैनी नजर अभी भी उसके चेहरे पर ही थी, मगर आर्यन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो यूं ही उस गुट का सरदार नहीं बना था। कुछ देर उसको देखने के बाद जयंत ने फाइनली अपना सर हाँ में हिलाया। मैं जानता था कि मेरा भाई इतना कमजोर दिल का नहीं है। अब तुम जल्द से जल्द हमें खुशखबरी सुना दो। इतना कहकर जयंत वहां से चला गया। आर्यन तुरंत अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसके माथे से पसीना बह रहा था। वो जयंत के साथ बचपन से था, इसलिए जानता था कि जयंत उसे झूठ बोलते हुए तुरंत पकड़ सकता है। वो बस प्रार्थना कर रहा था कि जयंत को उसकी आवाज में आई कपकपाहट समझ ना आई हो। अगर उसके भाई को जरा भी शक हुआ कि आर्यन और राजकुमारी वंदिता के बीच कुछ चल रहा है, तो वो राजकुमारी वंदिता को नुकसान पहुंचाने से हिचकिचाएगा नहीं। राजकुमारी वंदिता की आंखों में आंसू देखने के बाद आर्यन अब कभी भी उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। रात के गहरे सन्नाटे में उसे एक बात तो समझ आ गई थी कि उसे कुछ ना कुछ जल्द ही करना पड़ेगा, नहीं तो उसका और वंदिता का सच सबके सामने आ जाएगा। वहीं जैसे ही जयंत टेंट से बाहर निकला, उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने अपने हाथ कस के मुट्ठी में बांध लिए और आर्यन के टेंट की तरफ देखते हुए बोला, मैंने चाचा जी से पहले ही कहा था कि हम इस गद्दार पर विश्वास नहीं कर सकते। देख लिया ना परिणाम। अब मुझे ही जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो ये आर्यन मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। कुछ देर सोचने के बाद जयंत को समझ आ गया था कि उसे क्या करना था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। क्या होगा आगे? क्या आर्यन को सच में राजकुमारी वंदिता की जान लेनी होगी? क्या करने वाला था जयंत? क्या आर्यन अपने प्यार की रक्षा कर पाएगा? क्या आर्यन सच में इतना अच्छा हो गया था? क्या था सिद्धांत का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।